हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था अमेंडमेंट का डिस्कशन बेटा। अमेंडमेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन दिस नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन, उनके लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आईटीसी का लेक्चर अपलोड हो गया है अमेंडमेंट्स का, वो हमने जो डिस्कशन किया। सेकंड, हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अमेंडमेंट्स डिस्कस किए। अब हम करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट। वेरी स्मॉल सिंपल अमेंडमेंट्स इस चैप्टर में है, वो हम पढ़ देंगे। ठीक है। ई इनवॉइस मैंडेटरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस with aggregate turnover. What? Aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 50 करोड़। तो जिसका भी देखो अमेंडमेंट इसमें क्या आया, पहले ये 500 करोड़ तक के लिए थी ये लिमिट, फिर उसके बाद ये 100 करोड़ हुई और अभी प्रेजेंट लिमिट 50 करोड़ है। ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल क्या लिमिट है? 50 करोड़ है। तो यहां पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको मैंडेटरीली क्या करना है? ई इनवॉइस इश्यू करना है। ठीक है, तो पहले ये लिमिट स्टार्ट जब हुआ यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 को, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे वो आया 500 करोड़, देन उसको रिड्यूस करके 100 करोड़ किया और अभी क्या है 50 करोड़। रीड करेंगे एक बार यही चीज। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑल रजिस्टर्ड बिजनेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर बेस्ड ऑन पैन इंडिया। आपको पता है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर इज पैन इंडिया ओनली। In any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 500 crore were required to mandatory issue e-invoice for all B2B invoices. With effect from 1/1/21, e-invoice has been mandatory for all registered business with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 100 crore. Further threshold limit is for mandatory issue of e-invoice is rupees 50 करोड़ with effect from 1/4/21। तो अभी क्या कर दिए? थ्रेशोल्ड लिमिट 50 करोड़ कर दिए। किस चीज की? एग्रीगेट टर्नओवर की। सारे सालों में नहीं मैम, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 किसी भी सालों में अगर आपका क्या एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो आपको अभी क्या करना है? यहाँ पे ई इनवॉइस इश्यू करना है। ठीक है, सो अभी लिमिट क्या कर दी गई है? 50 करोड़ फ्रॉम 1/4/2021। नेक्स्ट अमेंडमेंट है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसके रिगार्ड में कुछ क्लैरिफिकेशन आया, देखते हैं। ऑल B2C इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crores are mandatory required to have dynamic QR code from 1st December। तो जो भी यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है भाई, कोई भी साल में 17-18 ऑनवर्ड्स कोई भी साल में 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसे मैंडेटरीली क्या करना है? यहाँ पे उसकी इनवॉइस पे QR कोड होना चाहिए। ऑल B2C इनवॉइसेस। ठीक है, ऑल B2C इनवॉइसेस में क्या होना चाहिए? उसको QR कोड होना चाहिए। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन फर्दर क्लैरिफाइड। और इसके रिगार्डिंग क्या क्लैरिफिकेशन सर्कुलर अभी आया है वो हम डिस्कस करेंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक QR कोड। डायनेमिक QR कोड किस किस केस में नहीं लगेगा? डायनेमिक QR कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इनवॉइस इश्यूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय द फॉलोइंग सप्लायर। डायनेमिक क्यूआर कोड किस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? टू एन इनवॉइस इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। इनवॉइस इशूड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय द फॉलोइंग सप्लायर। अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर इनवॉइस इशू की जा रही है, किन लोगों ने इशू करी है? सप्लायर कौन है आपके भाई? या तो इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इनकी बहुत सारी इनवॉइसेस होती हैं। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया और बोला कि भाई डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर अनरजिस्टर्ड URD यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। कौन सप्लाई कर रहे हैं भाई? या तो इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। एक तो ये बताया। सेकेंड, GTA क्या करता है? सप्लाइंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरियर। ठीक है, इन अ गुड्स कैरियज क्या करता है GTA का काम है भाई, वो क्या करता है? सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की। तो वो भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है, तो उस केस में क्या करना है? QR कोड की उसके भी इनवॉइस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। GTA का बताया। नेक्स्ट, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। भाई ऊपर GTA क्या करता था? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस वालों को भी बोला कि ठीक है भाई, आपको भी डायनेमिक QR कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन पर्सन सप्लाइंग
सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। जो भी पर्सन क्या सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेग्रेटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, उनको भी क्या बोला कि भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको भी क्या करना है, आप जो यहाँ पे हम लोग जाते हैं पीवीआर एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे आप भी क्या कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, तो आपकी भी इनवॉइस पे क्यूआर कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर ऑफ OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, सप्लायर OIDAR सर्विस का है, उस केस में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पांचों भी केस में क्या करना है भाई, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायनेमिक क्यूआर कोड की, पांचों भी केस में क्या नहीं है, डायनेमिक क्यूआर कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। So dynamic QR code is not applicable to an invoice issued to an unregistered person by the following supplier. Dynamic QR code की आवश्यकता नहीं है अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस इशू की जा रही है। कौन कौन, फटाफट, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जीटीए कर रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रही है, जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वाले हैं वो कर रहे हैं, या OIDR सर्विस के सप्लायर है। ये सप्लायर्स अगर सर्विसेज दे रहे हैं किसको, URD को, तो डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो जिनका 500 करोड़ से ज्यादा है उनको कंपलसरी डायनेमिक क्यूआर कोड। अब इंश्योरर का अगर 500 करोड़ से ज्यादा का भी टर्नओवर है तो भी उसको डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम अगर 100 करोड़ वाला कोई, उसको तो वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट किसको है, जिसकी 500 करोड़ से ज्यादा है। तो ये लोगों का अगर 1000 करोड़ का भी एग्रीगेट टर्नओवर है, ये 5 लोगों का अगर 1000 करोड़ का भी एग्रीगेट टर्नओवर है, तो भी इन्हें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, नो डायनेमिक क्यूआर कोड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के केस में कोई डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं। एज रिगार्ड सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट, दो सच सप्लायर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन. However, since e-invoice are required to be issued in respect of supply for export, treating them as B2B supply, dynamic QR code requirement will not be applicable to them. ठीक है, माना कि भाई इसमें क्या है, एक्सपोर्ट्स के केस में उसे B2B सप्लाई माना गया है, ई-इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, बट डायनेमिक क्यूआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती एक्सपोर्ट के केस में। सिंपल वर्ड्स में, एक्सपोर्ट के केस में कोई डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन इफ उसको ई-इनवॉइस के लिए B2B सप्लाई माना गया है। Parameters details required to be captured in dynamic QR code. Dynamic QR code shall contain the following information. बहुत सिंपल है, डायनेमिक QR कोड में क्या क्या होना चाहिए भाई, सप्लायर का GST नंबर, सप्लाई का UPI ID, ठीक है, पे बैंक, हम लोग स्कैन करते हैं कोड, पेमेंट करते हैं, जैसे आप समझ लो वो सारी डिटेल्स ही होगी, इनवॉइस की डिटेल्स, पेमेंट की डिटेल्स। सो सप्लायर का GST आई नंबर, सप्लायर का UPI ID, पेई का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, टोटल इनवॉइस का अमाउंट, GST का अमाउंट अलॉन्ग विद ब्रेकअप ऑफ CGST, SGST, IGST और सेस। फर्दर डायनेमिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक डिजिटल पेमेंट। तो हम लोग स्कैन करते हैं तब क्या रहता है भाई, सप्लायर का डिटेल रहेगा, इनवॉइस का डिटेल रहेगा, अमाउंट का डिटेल रहेगा, GST वगैरह रहेगा, तो वही सारी डिटेल्स क्या रहेंगे, डायनेमिक क्यूआर कोड में होना चाहिए। सो हम इससे स्कैन करके डिजिटली पेमेंट कर पाए, वैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लायंस विद डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट इन सर्टेन केसेस। अलग अलग 3 केसेस दिए, बहुत सिंपल है। यहाँ गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट ने बताया कि भाई किस केस में माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लाई की गई है। ठीक है, देखो, इफ द सप्लायर हैज इशूड इनवॉइस, सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया, यहाँ पे अपना डायनेमिक क्यूआर कोड है जो दे दिया, हैविंग डायनेमिक क्यूआर कोड फॉर पेमेंट, द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। माना ही जाएगा भाई कि डायनेमिक क्यूआर कोड के रिक्वायरमेंट को पूरा किया। इनवॉइस है, डायनेमिक क्यूआर कोड है, क्यों नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि भाई डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा यहाँ पे कंप्लाई किया गया है। आगे आएंगे। नाउ केस 1, अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे। If supplier provides displays dynamic QR code, but customer opts to make payment without using dynamic QR code, and supplier provides cross-reference of such payment made without using dynamic QR code on the invoice. देखो अब क्या हुआ, supplier ने भी invoice बनाई, dynamic QR code उसमें दिया, पर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे कस्टमर ने क्या बोला कि भाई मैं तो कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड पेमेंट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो क्या उस केस में माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है या नहीं, सवाल ये है। ठीक है, तो इसमें अभी देखेंगे आगे, बट
हाँ, उसे माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी की। क्यों? क्योंकि सप्लायर ने क्या किया, डायनेमिक क्यूआर कोड दिया, कस्टमर ने नहीं किया पेमेंट, बट सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, उसको क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट देना पड़ेगा। अगर सप्लायर ने क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट दिया है तो उसे माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया। अब देखो क्या क्या हो सकता है। In case where supplier has digitally displayed dynamic QR code and customer pays for the invoice, दो ही ऑप्शन है, यूजिंग एनी मोड लाइक यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, कैसे भी पे कर सकता है, कैश, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मोड्स विथ और यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड, डायनेमिक क्यूआर कोड यूज करके पेमेंट किया, एंड सप्लायर प्रोवाइड्स क्रॉस पेमेंट रेफरेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज ट्रांजैक्शन आईडी along with date, time, amount of payment, mode of payment and all these on the invoice। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, पेमेंट कैसे कर रहा हो, वो इन कैश कर रहा है विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। एंड सप्लायर हैज प्रोवाइडेड व्हाट, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश along with the date of payment on the invoice, said invoice shall be deemed to have complied with the requirement of dynamic QR code। तो भाई यहाँ पे अगर सप्लायर ने इन शॉर्ट क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट इनवॉइस में दिया है तो उसे मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई पूरी तरह से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे। इफ सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, सप्लायर ने क्या किया, कोई दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट दिया है यहाँ पे, वेयर दो डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले, डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं है पर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट दिया है, बट डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन आर डिस्प्लेड कैप्चर्ड अदरवाइज, और मर्चेंट की डिटेल, ट्रांजैक्शन की जितनी भी डिटेल्स वो सारी कैप्चर हो रही है। तो in such case if cross reference of payment made using such electronic modes of payment is made on the invoice shall be deemed to have complied with the requirement of dynamic QR code। अगेन वही बात, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है वो अगर इनवॉइस पे दिया गया है तो मान लिया जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया है। However, if payment is made after generation or issuance of invoice, but पेमेंट कब किया, इनवॉइस निकल गई उसके बाद पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट इज मेड आफ्टर जनरेशन ऑफ इनवॉइस, देन सप्लायर शुड प्रोवाइड डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन इनवॉइस, तो उस केस में सप्लायर को डायनेमिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। कब, पेमेंट कब किया गया है, आफ्टर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, आपने इनवॉइस बना दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी हो गया, तो इस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, बाद में इनवॉइस निकल रही है तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट केस, इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइस, प्रीपेड इनवॉइस मतलब वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इशू करने के पहले पेमेंट कर दिया, प्रीपेड इनवॉइस, ठीक है। इफ क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड ईदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू कैश और कॉम्बिनेशन इज मेड ऑन द इनवॉइस वुड बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। तो उन सभी केस में क्या मान लिया जाएगा, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट है तो मान लिया जाएगा कि भाई डायनेमिक कोड की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है। इन केस अदर देन प्रीपेड इनवॉइस, प्रीपेड के अलावा दूसरी इनवॉइस है दैट इज वेयर पेमेंट इज मेड आफ्टर जनरेशन ऑफ इनवॉइस, तो उस केस में क्या, पेमेंट अगर बाद में कर रहा है तो आपको डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में देना ही देना है, इट इज कंपल्सरी देन। नेक्स्ट पॉइंट, वंस ईसीओ और द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लाइड विद डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट, ईसीओ के थ्रू आप सप्लाई कर रहे हो, ईसीओ क्या हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप इनके थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो अगर इन्होंने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट पूरी की है, सो वेदर सप्लायर यूजिंग सच ईसीओ ई-कॉमर्स पोर्टल और एप्लीकेशन विल बी स्टिल रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद डायनेमिक क्यूआर कोड। अब आप सप्लायर हो, भाई मिंत्रा वगैरह में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सप्लायर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं और मिंत्रा के ऐप के थ्रू, ई-कॉम पोर्टल के थ्रू यहाँ पे सेल हो रहा है, तो इसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट क्या हर एक सप्लायर को लगेगी, सवाल ये है, देखते हैं। Dynamic QR code apply to each supplier registered person separately if such person is liable to issue invoice with dynamic QR code for B2C supply। अब वो सप्लायर का अगर 500 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअली देखी जाएगी, इंडिविजुअली अगर सप्लायर को यहाँ पे लगती है वो रिक्वायरमेंट 500 करोड़ से ज्यादा है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स फॉर B2C सप्लाई, उसको क्या करना है, डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करना है, तो हाँ उसको लगेगी अगर उसको लगती है, तो अगर उसकी लाइबिलिटी आती है, अगर वो ये पर्टिकुलर पॉइंट में फॉल करता है तो यस उस पर सेपरेटली लगेगी। इन केस सप्लायर इज मेकिंग सप्लाई थ्रू ई-कॉम पोर्टल और एप्लीकेशन and said supplier gives cross reference of payment received of the said supplier on the invoice, then such invoice would be treated
और डीम टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। वही बात है, अगर उसको यहाँ ई कॉम पोर्टल के थ्रू सेल कर रहा है और उसने जो भी पेमेंट रिसीव हुआ है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट उसने कहाँ पे दिया है, इनवॉइस पे दिया है, तो मान लिया जाएगा कि क्या, इट हैज बीन डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। In case other than prepaid supply where payment is made after generation of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code। अगर पेमेंट बाद में कर रहा है, हो रहा है, तो फिर सप्लायर को डायनेमिक QR कोड देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट है तो उसे कंप्लाई हमेशा लगभग माना ही जाता है। और अगर इन केस अदर देन प्रीपेड इनवॉइसेज हैं, जनरली सारे केसेस में हमने देखा, इस केस में देखा, लास्ट 3 केसेस में, तो उस केस में क्या माना जाएगा, जो पेमेंट आफ्टर जनरेशन ऑफ इनवॉइस है तो फिर डायनेमिक क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो सिंपल जनरल रूल ये है, ठीक है। तो ये हुए बेटा टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के सिंपल 2 अमेंडमेंट्स थे जो हमने पढ़े। अब इसके बाद अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का चैप्टर है, इसमें 2 ही अमेंडमेंट है, यहीं पे हम कंटिन्यूएशन में कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा अमेंडमेंट है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल रिड्यूस्ड। Rule 3110 elaborates the validity period of e-way bill, consolidated e-way bill with effect from 1/1/21। validity period of e-way bill, consolidated e-way bill has been reduced as follow। देखते हैं, पहले 100 किलोमीटर तक के जो हुआ करता था, अब क्या कर दिया, 200 किलोमीटर तक के, 200 किलोमीटर तक वैलिडिटी क्या कर दी है, 1 डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। याद है आपको ओवर डायमेंशनल कार्गो, जैसे जो यहाँ होते हैं, हम हाईवे में देखते हैं बड़े बड़े ट्रक्स एंड ऑल, और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। मल्टी मॉडल शिपमेंट क्या होता है कि भाई यहाँ पे जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर शिप से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एयर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर शिप से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मोर देन 1 यहाँ पे वे है जिससे आप कर रहे हो, जिसमें एटलीस्ट 1 लेग किसका है, ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप का है। तो अदर देन दीज टू, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो एंड अदर देन मल्टी मॉडल शिपमेंट, नॉर्मल फॉर एग्जांपल व्हीकल में मैं भेज रही हूँ यहाँ पे मुंबई से लेकर के फॉर एग्जांपल पुणे कोई चीज, तो यहाँ पे क्या वैलिडिटी रहेगी, 200 किलोमीटर्स तक के क्या रहेगा, अप टू 200 किलोमीटर्स क्या है वैलिडिटी, 1 डे है, 1 डे है। फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, जैसे कि 220 किलोमीटर हो गए तो फिर 1 एडिशनल डे, तो 2 डेज हो जाएंगे। 500 किलोमीटर हो गए तो भाई फर्स्ट 200 पे 1 डे, नेक्स्ट 200 पे 1 डे, एंड देन फिर वो पार्ट देयर ऑफ 100 जो है उस पे यहाँ पे 1 और डे, तो 3 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये 100 किलोमीटर्स का होता था, अभी उसको चेंज करके 200 किलोमीटर्स का कर दिया है, किसके लिए, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच 1 लेग इन्वॉल्व्स व्हाट, 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप। अदर देन दीज नॉर्मल केसेस में, फॉर एग्जांपल रोड से आपका हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, फॉर फर्स्ट 200 किलोमीटर 1 डे, फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे। एग्जाम्पल देखेंगे, a registered person has to transport goods from warehouse to depot located at distance of 500 km। in the given case e-way bill generated before 1/1/21 it would be 5 days, क्योंकि वो 100 किलोमीटर के लिए रहता था। अब क्या हो जाएगा, however e-way bill generated after 1/1/21, मतलब अमेंडमेंट के बाद अब आपको यही एप्लीकेबल है, यही याद रखना है, it would be valid for only 3 days। तो ई-वे बिल की वैलिडिटी रिड्यूस कर दी गई है, अब ये कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, खाली 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा, फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर्स के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल अमेंडमेंट है, आपको याद रखना है क्या कि भाई 200 किलोमीटर्स तक के वैलिडिटी विद इन, यहाँ क्या रहेगी, वैलिडिटी 1 डे रहेगी, और फॉर एवरी 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे आ जाएगा, 1 एडिशनल डे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी पे कि भाई कौन यहाँ पे, ये पहले से था रूल 138E हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। इसमें अलग अलग चीजें दी हुई थी कि इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें और भी 2 चीजें यहाँ पे, एक चीज अमेंड हुई है, एक चीज ऐड हुई है। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी मींस डिसेबलिंग अ टैक्स पेयर फ्रॉम जनरेटिंग द ई-वे बिल। ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी मतलब भाई यहाँ पे ये टैक्स पेयर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। A user will not be able to generate e-way bill for GSTIN if the said GSTIN is not eligible for e-way bill generation as per rule 138E of the CGST rules। तो यहाँ पे यूजर कब नहीं जनरेट कर सकता, अगर वो किसी भी केस में फॉल हो रहा है जो 138E में दिया है। The GSTIN of the such blocked taxpayer cannot be used to generate e-way bill after either as consigner or consignee। तो इसमें जो क्लॉज बी था उसमें पहले जो 2 मंथ्स था उसे 2 टैक्स पीरियड कर दिया, मतलब क्या, क्लॉज बी ऑफ रूल 138E ब्लॉक्स द ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। आप रेगुलर स्कीम में जा रहे हो आप, ठीक है, टैक्स पे कर रहे हो,
If he has not furnished return for consecutive period of 2 months, said clause has been amended to replace 2 months with 2 tax period. तो अभी क्या कर दिया, 2 tax period कर दिया. अब वो QRMP स्कीम भी आ गई ना, आप क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने कि अगर आप रेगुलर स्कीम में हो और अगर 2 टैक्स पीरियड तक के आपने रिटर्न फाइल नहीं किए, जो भी टैक्स पीरियड आपको लग रहा है, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी केस हो, तो यहाँ पे अगर आपने 2 टैक्स पीरियड तक के रिटर्न फाइल नहीं किए और अगर आप रेगुलर स्कीम में हो, तो आपको क्या बोल दिया, आपको बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो. Accordingly, henceforth, e-way generation facility of a person paying tax under regular scheme, not composition. हाँ, किसकी बात कर रही हूँ? Person paying tax under regular scheme will be blocked if he has not furnished the return for consecutive period of 2 tax periods. ठीक है? और एक नया clause डाला. A new clause D has been added to 138E to block the e-way bill generation facility of person whose registration has been suspended under Rule 21A. अभी हमने अमेंडमेंट्स पढ़े थे, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में 21A के अमेंडमेंट्स भी पढ़े थे. तो जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया रूल 21A में पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है तो भी आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते. ये एक नया क्लॉज ऐड कर दिया और जो 2 मंथ्स था उसको रिप्लेस करके 2 टैक्स पीरियड कर दिया. बाकी रूल 138 हमने पूरा पढ़ा था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के चैप्टर में. और भी सिनेरियोज थे जब आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नेट और टैक्स इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है अमेंडमेंट से रिस्पेक्ट पे. ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.